मेरा नाम कामरान है और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हकीकत पर मबनी हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर लें, क्योंकि हो सकता है कुछ अनदेखी मखलूक़ात आपके आसपास हों। अब चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। ये मेरी ज़िंदगी का एक असल जिन्नाती वाक़या है जो आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ उस वक्त पेश आया जब मैं 15 या 16 साल का था, इस्लामाबाद में। मैं हाल ही में बैरून मुल्क से वापस आया था। साइंस की सोच में डूबा हुआ, मज़हब से ज़्यादा लगाव भी नहीं था। मेरे वालिद उस वक्त हुकूमत में एक इंतहाई अहम वजारत मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड रिलीजियस अफेयर्स में आला ओहदे पर थे। मुझे उनके दोस्त अक्सर हमारे घर चाय या लंच पर मिलने आते थे और मेरे से बात भी करते थे। एक वीकेंड की सुबह जब मैं सोकर उठा, नीचे गया तो देखा कि अब्बू और उनके एक दोस्त किसी संजीदा बात में मसरूफ़ थे। मैंने सलाम किया और नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया, जहाँ से उनकी बातें सुन सकता था लेकिन दखल नहीं दे रहा था। लेकिन जो बातें मैं सुन रहा था वो मेरे लिए मुकम्मल तौर पर अनबिलीवेबल थी। वो जिन्नात के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कोई आम दोस्त की बात हो रही हो। तुम्हारा वो दूसरी दुनिया वाला दोस्त कैसा है, वगैरह वगैरह। मुझे लगा शायद मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, तो मैंने खुद से हंसकर मदाखलत की और पूछा कि ये सब क्या है। उन्होंने जिन्नात की इस्लामी तारीख और नस्लों की बात की। मैंने अपने साइंसी जहन से मुतासिर होकर चैलेंज किया, जैसा कि मैं अक्सर बड़ों को लाजवाब कर देता था। लेकिन ये शख्स कुछ और ही था, मुकम्मल दरवेशों जैसा हुलिया, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर एक अजीब सा वक़ार। उसने मुझसे कहा, देखना चाहते हो? लेकिन फ़ौरन हाँ कर दी। लगता था जैसे ही ज़िंदगी का कोई नायाब मौका है जो फिर नहीं मिलना। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन, जो उस वक्त 21-22 साल की थी, और मेरी अम्मी और मेरी खाला भी शामिल हो गईं। हम सब उस कमरे में गए जो इत्तफाकन मेरा ही कमरा था। अब्बू बाहर लाउंज में बैठे थे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा नज़र आता था। उन्होंने इस अमल में कोई दिलचस्पी नहीं दी। बाद में पता चला क्यों। हमने दरवाजे की तरफ पीठ करके दायरा बनाकर बैठना था। उस आदमी ने कहा, दरवाज़ा लॉक कर दें। तो मैंने ना सिर्फ लॉक लगाया बल्कि ऊपर से कुंडा भी लगा दिया, ऐसे जैसे प्योर स्केप्टिसिज्म वाला मूड होता है। वो हमारे सामने बैठा, हम सब ने हाथ पकड़ लिए और उसने कोई अरबी कुरानी आयत जैसा कुछ पढ़ना शुरू किया, या शायद कुछ और। मुझे आज भी याद है, आवाज़ अजीब सी थी, एक अजीब सी भिनभिनाहट जैसी। अब जो हुआ मेरी रूह तक कांप गई। मैंने वाज़ेह तौर पर सुना, कुंडे का खुलना, लॉक का क्लिक करना, दरवाजे का खुलना और बंद होना। फिर उसने कहा, मुड़ कर देखो। हम सब ने बारी बारी पीछे देखा और वहाँ कमरे के कोने में एक 6 फुट लंबा काला सांप कुंडली मारे बैठा था। मेरी तो सांस ही बंद हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे। फिर एक एक करके हम सबको कहता गया, पीछे देखो, और सब ने बारी बारी मुड़कर सांप को देखा। फिर उस सांप ने मेरी पीठ को बस ऐसे हल्के से छुआ, जैसे ज़रा सा टच हुआ हो, लेकिन मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। मेरी बहन का हाथ मेरा हाथ तोड़ने के करीब था। जब वो खाला की तरफ गया तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। वो बंदा बोला, ठीक है, शायद हम इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं, लेकिन जिन ने हमारे नाम लिए, सबके नाम, और वो भी ऐसे नाम जो आम नहीं, ख़ास तौर पर मेरा और मेरी बहन का नाम, और जो आवाज़ थी जैसे कोई नौमौलूद बच्चे की चीख हो जिसने आवाज़ को जुमलों में ढाल दिया हो, और वो जो भी वजूद था वो गायब हो गया। ऐसे लगा जैसे बुखारात बन के हवा में ही उड़ गया हो। जैसे ही उसने कहा, अब आप उठ सकते हो, मैं पूरे कमरे में उठ के भागने लगा। लाउंज में गया, अब्बू से पूछा कि कोई आया था। उन्होंने कहा, तुम्हारा दरवाज़ा तो पूरे टाइम लॉक था, किसने आना था? मैंने खुद उस दरवाजे की आवाज़ सुनी थी। बाद में पता चला कि अब्बू इस पूरे अमल में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तजर्बा पहले ही कर रखा था और कहा था कि जब तक तुम खुद ना देख सको यकीन नहीं करोगे। आखिरी बात, जहाँ उस सांप ने हमें छुआ था और वहाँ आज भी हल्का सा जलने का निशान है, एक परमानेंट मार्क बन गया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सब कुछ एक फैसला कुन लम्हा था। मैं उस दिन के बाद उस शख्स को कभी नहीं मिला। अब चलते हैं दूसरे वाक़े की तरफ। ये भी एक सच्चा वाक़या है जो एक आदमी के साथ पेश आया था। वो लिखता है, ये सारा वाक़या उस वक्त शुरू हुआ जब कोरोना वबा की वजह से बोरियत बहुत बढ़ गई थी और मैंने अम्मी से जिन्नात और रूहों के बारे में बातचीत शुरू की। मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई ऐसे वाक़यात होते हैं, और उन्होंने कहा, हाँ, हमारी फैमिली में तो बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद जो कहानियाँ सामने आईं
वो मेरे बचपन की सुनी सुनाई बातों से भी ज़्यादा खौफनाक थी, ख़ासतौर पर जो मेरी नानी और दादी के घरों में पेश आईं। नानी के घर का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, जो मेरी माँ की तरफ से मेरी नानी है। ये सबसे ज़्यादा असीबी है। मेरी नानी का घर वाकई बहुत पुरस्कार है। ये घर क़याम पाकिस्तान से पहले बनाया गया था। टोटल 3 फ्लोरी बिल्डिंग है और वक्त के साथ नानी ने उसके आसपास के 2 और मकान ख़रीद कर उसे एक बड़े घर में तब्दील कर लिया। मेरी माँ की 5 बहनें और 3 भाई थे। वो सब तीसरे फ्लोर पर एक कमरे में रहा करते थे, वही कमरा जहाँ सबसे ज़्यादा पुरस्कार वाक़यात हुए। कहा जाता है कि मेरी नानी की वालदा, यानी जो असल में मेरी पड़नानी लगती थी, पर 9 जिन्नात का एक पूरा ख़ानदान आशिक हो गया था। वो 3 बार हामला हुई, मगर सिर्फ मेरी नानी ही जिंदा बची। बाकी 2 बच्चे पैदाइश से पहले ही मर गए। ख़ानदान का मानना है कि जिन्नात ने उन्हें मार दिया। सुनने में अजीब लगता है, बहुत अजीब, लेकिन जो वाक़यात आगे हुए वो सब कुछ जोड़ते हैं। मेरी खाला, जिन्हें हम बीजी कहते हैं, जब छोटी थीं तो बहुत ज़्यादा प्यारी थीं। उनके स्कूल के बाहर एक बहुत पुराना दरख्त था जहाँ चने वाले रेडी वाले बैठते थे। बीजी अक्सर वहाँ के चने खाती थीं। अब कहानी ये है कि उस दरख्त में 1000 साल पुराना कोई जिन रहता था, जो बीजी पर आशिक हो गया और उनके पीछे घर तक आ गया। फिर क्या हुआ, बीजी की जेब में अचानक 100 रुपए के नोट आना शुरू हो गए। उस दौर में 100 रुपए के नोट, जिनकी आज वैल्यू लाखों में होगी शायद। नानी समझती थी कि वो चोरी कर रही हैं और कभी कभार उन्हें मार भी पड़ी। बाद में पता चला कि वो जिन पैसे दिया करता था। वो जिन आज भी बच्ची के साथ है। जब नानी इंडिया गई थी तो जिन ने खेल खेलना शुरू किए। रात के 2 बजे ये बीजी चीखें मारती थी कि काला मोटा आदमी फ्रिज पर बैठा है, और जब आके सबने देखा तो वाकई एक लम्हे के लिए सबने वो साया सा देखा और फिर कुछ नहीं नजर आया। कभी कभी वो एक मियाँ बीवी की सूरत में आकर सोफे के नीचे ऐसे आवाज़ें करते थे जैसे छुरियाँ तेज हो रही हों। क्यों, ये कोई नहीं जानता। फिर एक मकामी बुजुर्ग शख्स को बुलाया गया जो इस तरह के काम करता था, जिन्होंने जिन से बीजी के जरिए बात की। और बीजी सिर्फ 10-11 साल की थी। उनकी आवाज़ बदल गई, गहरी और भारी आवाज़ हो गई, जो कि असल में उनके अंदर एक जिन की आवाज़ थी। वो जिन बोला, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा बीजी के साथ रहूँगा। वो बुजुर्ग तिलावत करते रहे। कुरान की तिलावत भी उस जिन को ना भगा सकी। एक बार बीजी ने एक मशहूर इंडियन फिल्म एक्ट्रेस श्रीदेवी की पोस्टर दीवार पर लगाई। रात को ख्वाब में एक नूरी रूह, जो कि असल में कोई मौलवी साहब थे, वो आए। जोर से उन्होंने बीजी के कान पर थप्पड़ मारा। उसी वक्त बीजी को फालिज हो गया। वो मौलवी कुरान पढ़ने लगा और सुबह जब होश आया तो बीजी ने वो पोस्टर फाड़ दिया। मेरी माँ ने भी उस मौलवी को देखा, सफ़ेद लिबास, नूरानी शख्सियत, लेकिन चेहरा नजर नहीं आया। आज भी नानी का पुराना घर खाली है, मगर दूसरे और तीसरे फ्लोर के कई कमरों में कोई नहीं सोता। छत पर बिल्लियाँ आती हैं, बालकनी में आकर बैठती हैं और गायब हो जाती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता क्यों। हर बार जब मैं ऊपर जाता हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से देख रहा है। अब दादी के घर की मैं आपको बात बताता हूँ। अब दादी के घर की बारी है। यहाँ कहानी ज़रा अलग है। यहाँ जिन नहीं बल्कि मेरी परदादी यानी ग्रैंड मदर, उनकी रूह रहती है, जो अक्सर ए बानो इधर आ कहकर बुलाती थी। जब वो फौत हो गई तो वही आवाज़ें गूंजती रहीं। मेरे कज़न्स और दादी दोनों ने वो आवाज़ें सुनी। असल में ये घर एक 20-25 मंजिला बिल्डिंग में है। एक दिन हम सब मेहमान खाने में बैठे थे, पंखा बंद था, एसी बंद था, और अचानक एक छोटे बादल जैसा कोई धुआं कमरे में आया, जैसे कोई छोटा तूफानी बगोला जैसा ज़मीन को छू रहा हो। वो धुआं मेरी छोटी बहन की बाहों को छू कर गुजर गया। वो अपने आईपैड में गुम थी। जब उसने कुछ महसूस किया तो उसने कहा, मामा मुझे डर लग रहा है। फिर वही बादल जैसा जिस्म दोबारा छू कर गायब हो गया। इस बिल्डिंग की छत से अक्सर बच्चों के दौड़ने, हंसने और खेलने की आवाज़ें आती हैं, जबकि ऊपर कोई भी नहीं होता। ये सब वाक़यात कराची के हैं और इन दोनों घरों में सिर्फ 2 नहीं, कई अनदेखे वजूद हैं। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ बिल्कुल सच्ची थीं। अगर आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।